नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल खंडों की चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है महापाषाण काल। आज हम चर्चा करेंगे महापाषाण काल खंड पर। इसका विकास सामान्यतः भारत में जो दक्षिण भारत है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब इसे महापाषाण काल क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े शिलाखंडों के मध्य शवों को दफनाया गया था, जिस कारण इसे महापाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण भारत में महापाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनमें बेसिकली नाम आता है संगनकल्लू का और कर्नाटक। संगनकल्लू से हमको क्या मिलता है? राख के ढेर मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट साइट मानी जाती है। इसके बाद कर्नाटक में जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है मस्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिकलीहल वगैरह। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी हमको नवपाषाणकालीन स्थलों की प्राप्ति हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महापाषाण कालखंड की ही साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं, नवपाषाण काल के भी कुछ साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लौह युग की। लौह युग का एक छोटा सा यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले हमें लोहे का जो प्रयोग है वो हमें इस कालखंड के बाद देखने को मिलता है। इसका प्रथम साक्ष्य हमको यूपी के एटा नामक स्थान पर अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है, और एक और साक्ष्य मिलता है वो हस्तिनापुर से इसकी प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो मृत भांडों से बनते हैं कि कौन सा मृत भांड किस कालखंड का है, और इस विषय पर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है विद्यार्थियों को। तो हम आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम सारे मृत भांडों की चर्चा एक ही स्थान पर उनके कालखंडों के वर्गीकरण को देखते हुए करेंगे। सबसे पहला मृत भांड हमको देखने को मिलता है काले एवं लाल मृत भांड, जिसको कि ब्लैक रेड वेयर कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल तक हमें इसका जो प्रयोग है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा आता है हमारा गैरिक मृत भांड, जिसको हम ओसीपी बोलते हैं। ओसीपी यानी कि पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ तक हमको गैरिक मृत भांडों की प्राप्ति होती है। तीसरा आता है चित्रित धूसर मृत भांड, जिसको कि समानता कहा जाता है PGW, और ये हमें उत्तर वैदिक काल तक देखने को मिलते हैं। फिर चौथा आता है हमारा उत्तरी काली पॉलिश मृत भांड, जो कि वैदिक काल से मौर्य काल तक की जो हमें प्राप्ति है, इसको हमें ये देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। जो भी हमारे मृत भांड हैं हम उनके विषय पर यहाँ पर अपना चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में हम देखेंगे कि अब देखिए तांबा, पाषाण, पत्थर, तांबा और पत्थर दोनों की प्राप्ति हमको इस कालखंड से होती है। इस वजह से हम इसको ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, और देखिए ताम्रपाषाण काल का ही विकास हुआ है, पर अलग अलग क्षेत्रों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना गया है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के रूप में इसका विकास हुआ है। सबसे पहले हम लेते हैं मालवा संस्कृति, जो कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास हमें देखने को मिलती है, 5000 ईस्वी के आसपास है। इसके बाद है ताम्रपाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य हमको मिलता है वो मालवा संस्कृति से ही मिलता है। दूसरी संस्कृति है गणेश्वर संस्कृति, जो कि 2800 से 2200 ईस्वी के आसपास की टाइमिंग है इसकी। इसके बाद गणेश्वर जो स्थित है राजस्थान में है। इस संस्कृति को हम बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गणेश्वर बनास नदी के किनारे स्थित है, इस वजह से इसका नाम उसकी नदी के नाम पर रखा गया है। फिर आहार संस्कृति 2100 से 1400 के टाइमिंग है, और ये वो संस्कृति है जिसे हड़प्पा के समकालीन रखा गया है। तो इसके लिए अलग से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है सीधे सीधे इसी फॉर्मेट में
कि हड़प्पा के समकालीन संस्कृति किसे कहा जाता है, उसे आहट संस्कृति को कहा जाता है। फिर ये भी राजस्थान में प्राप्त होती है और इसे ताम्रवती नाम से भी जाना गया है, इस आहट संस्कृति को। तो क्यों ताम्रवती कहा गया है? क्योंकि हमें इस क्षेत्र से तांबे का भंडार प्राप्त होता है। इसके बाद गिलुंद, वो भी इसी क्षेत्र में है और ताम्रपाषाण काल से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद जोरवे संस्कृति, इस तरीके से इसकी संस्कृतियों का विकास हमें प्राप्त होता है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो सर्वाधिक शोध कार्य हुए हैं वो सामान्यतः पश्चिमी महाराष्ट्र में ही हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ज़्यादातर जितनी भी साइट है वो पश्चिम महाराष्ट्र में ही है, जैसे दायमाबाद, जोरवे, इनाम गाँव, सोनार गाँव, नासिक। अब इसमें जो इनाम गाँव है इसे जोरवे संस्कृति का ही हिस्सा माना गया है। यानी ये जो हमने जोरवे संस्कृति का हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर था, इसको हम इनाम गाँव को इसी का हिस्सा मानते हैं। इसके बाद कुछ जितनी भी ये ताम्रपाषाण कालीन हमारी सभ्यताएं, ये जो हमारी साइट्स हैं, इन साइट्स में ऐसा क्या मिला है कि कुछ साइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें से सबसे पहला आता है दायमाबाद। यहाँ से हमको रथ मिला है जो कि तांबे का मिला है, और बस्ती के आसपास चार दीवारी देखने को मिलती है। फिर दूसरा है इनाम गांव, यहाँ से हमको मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है और 5 कमरों वाला मकान मिलता है। फिर है कायत, ऐरण, नवदा तोली। तो जो नवदा तोली है, ये तीनों ही जो साइट्स हैं ये मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, और इसकी जो खोज की है वो एस.टी. सांकलिया के द्वारा की गई है, जो कि पूना यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। इसे कायस्थ संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। तो ये हमारे ताम्रपाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो साइट्स थी उनकी चर्चा हमने यहाँ पर की। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी जितनी भी संस्कृति है वो सामान्यतः नदी घाटी के आसपास ही उनका विकास देखने को हमें मिलता है। तो उसकी चर्चा हम बाद में कुछ समय के बाद करेंगे। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आगे के सेशन में कंप्लीट करेंगे वो होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, या यूँ कहें हड़प्पा सभ्यता, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर सिलेबस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तो बहुत छोटी सी एक साइट थी, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल, खंड। इस पे तो सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और डिटेलिंग ऐसा कोई विशेष नहीं होता है। तो इसलिए हमने इस क्लास में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इतने आई थिंक सफिशिएंट है, और बाकी की जो चर्चा है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।